हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे पब्लिक फाइनेंस है, बिजनेस सेक्रेटरी फ्रेमवर्क है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, और भी सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 50 तक क्वेश्चंस हो गए थे। 51 क्वेश्चन लेते हैं। ऋण पत्र डैश का प्रतिनिधित्व करते हैं। डिबेंचर्स रिप्रेजेंट डैश लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स शेयर इन ए कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ ए कंपनी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो ऋण पत्र होते हैं, डिबेंचर होते हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसी कंपनी का दीर्घकालिक ऋण, समतर्जधारियों का निवेश, एक कंपनी में निदेशक का हिस्सा, किसी कंपनी का अल्पकालिक ऋण। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो ऋण पत्र होते हैं वो क्या होते हैं, या ऋण पत्र के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऋण पत्र हो जाएगा किसी कंपनी का दीर्घकालिक ऋण, यानी जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं वो आपका ऋण पत्र होता है। यानी कि जो भी कंपनी ऋण लेती है, कंपनी की पूंजी जो कैपिटल होती है, कुछ शेयर्स निर्मित करती है, कुछ ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर्स को निर्मित करती है। जो शेयर्स होते हैं उन पर क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। तो शेयर्स भी आपको दो तरह के हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस है। और जो आपके डिबेंचर्स होते हैं उस पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, जो कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन जो आपका डिबेंचर में इंटरेस्ट मिलता है वो फिक्स रेट होता है। आपने पढ़ा होगा डिबेंचर्स के साथ में क्या लगा होता है, 10% या आपका 6%, साथ में उसकी एक दर दे रखी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उतनी रेट पर उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो डिबेंचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र पर भुगतान किए गए ब्याज से काटे गए आयकर को डैश के रूप में दिखाया जाता है। इनकम टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इज शोन एज डैश एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, एसेट्स ऑफ कंपनी, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, इनकम ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऋण पत्र पर भुगतान जो भी किया जाता है ब्याज, उसमें से जो आयकर को, इनकम टैक्स को डिडक्ट किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है कंपनी के लिए, कंपनी का व्यय, कंपनी की संपत्ति, कंपनी का दायित्व या फिर कंपनी की आय। तो वो हो जाता है कंपनी का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ कंपनी। एक कंपनी का ये दायित्व है, उसकी लायबिलिटी होती है कि डिबेंचर होल्डर्स को, ऋण पत्रधारियों को उस इंटरेस्ट का भुगतान करने से पहले उसमें से इनकम टैक्स को डिडक्ट करके सरकारी खजाने में जमा करे। तो यहाँ पर जो ब्याज पर आयकर देना होता है वो एक कंपनी के लिए कंपनी का दायित्व हो जाता है, लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एकीकरण डैश से किया गया है तो आर्थिक चिट्ठे में सामान संचय या लाभानी का शेष नहीं दिखाया जाएगा। इफ अमलगमेशन इज इन द डैश द जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट। फॉर्म ऑफ मर्जर, फॉर्म ऑफ परचेज, नेट एसेट मेथड, कंसिडरेशन मेथड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एकीकरण करने की आपको पता होगा दो मेथड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि कौन से मेथड से किया जाएगा। तो बैलेंस शीट में आपके जो जनरल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं दिखाया जाएगा। विलय विधि, क्रय विधि, शुद्ध संपत्ति विधि या फिर प्रतिफल विधि। तो वो हो जाएगा क्रय विधि यानी कि फॉर्म ऑफ परचेज। तो यहाँ पर जो आपका अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज होता है तो उसमें क्या होगा कि जो वैधानिक संचयतियाँ होती हैं, जैसे विकास भत्ता संचय, विनियोग भत्ता संचय, उसको तो दिखाया जाता है। उसके अलावा जो भी सामान्य संचय, किसी भी तरह का संचय होता है उसको आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो कूपन बॉन्ड डैश जारी किए जाते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड डैश with specified rate of interest, without specified rate of interest, at zero interest rate, none of these। जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वो कैसे जारी किए जाते हैं। निर्दिष्ट ब्याज दर के साथ, निर्दिष्ट ब्याज दर के बिना, शून्य ब्याज दर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जीरो कूपन बॉन्ड होता है उसमें क्या रहता है कि कोई भी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होता है, यानी कि कोई भी ब्याज दर नहीं दे रखी होती है। एक समय सीमा होती है, जो भी मैच्योरिटी पीरियड उसका डिसाइड होता है, उस मैच्योरिटी पीरियड पर उसके जो सम मूल्य पे होता है, एड पर वैल्यू पर, अंकित मूल्य पर उसको भुगतान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर क्या करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड में यानी कि जो जीरो उसकी रेट होती है उस पर आप लोग आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसमें कोई भी ब्याज दर मेंशन नहीं की होती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र धारक डैश प्राप्त करने के लिए अधिकारी हैं। व्हाट इज इनिशियल टू द डिबेंचर होल्डर? फिक्स्ड डिविडेंड, शेयर इन प्रॉफिट, वोटिंग राइट्स इन ए कंपनी, इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट।
क्वेश्चन में पूछ रहा है जो ऋण धारक होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको किस चीज़ का अधिकार मिलता है? निश्चित लाभांश का, लाभ में हिस्सा, किसी कंपनी मतदान का अधिकार, निश्चित दर पर ब्याज। तो लाभांश उनको नहीं मिलता। लाभांश किसको मिलता है? अंशधारियों को, शेयर होल्डर्स को मिलता है। लाभ में हिस्सा भी नहीं मिलता, ना ही उन्हें कंपनी में मतदान का अधिकार होता। उन्हें क्या मिलता है? एक निश्चित दर पर ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट। कंपनी को लाभ हो या ना हो, लेकिन जो भी रेट उनका जो डिसाइड है, उनकी जो डिबेंचर उन्होंने लिए हैं उसके ऊपर, उस रेट पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य पुनर्निर्माण में समाप्त होने वाली कंपनी होती है। इन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन द लिक्विडेटेड कंपनी इज कॉल्ड डैश। परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी, होल्डिंग कंपनी, ग्रुप कंपनी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो बाह्य पुनर्निर्माण होता है, आपने पढ़ा होगा रिकंस्ट्रक्शन तो आगे होता है आंतरिक और दूसरा बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उसे पूछ रहा है कि जो कंपनी समाप्त हो जाती है वो कंपनी कौन सी होगी? क्रेता कंपनी, विक्रेता कंपनी, सूत्रधारी कंपनी या फिर समूह कंपनी। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है कि एक कंपनी समाप्त हो जाती है और दूसरी कंपनी उसके यहाँ पर बनती है। जो एग्जिस्टिंग कंपनी होगी, जो विद्यमान कंपनी होगी, वो समापन में जाती है और जो नई कंपनी, न्यू कंपनी बनती है तो वो जो कि क्रेता हो जाती है, परचेजर हो जाती है, उस कंपनी को खरीदने वाली, वो अब की चलती है आगे। तो यहाँ पर जो कंपनी समाप्त होगी वो कौन सी हो जाएगी? विक्रेता यानी कि वेंडर कंपनी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, जो आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है किसी कंपनी में हानियाँ बहुत ज़्यादा हो गई जिसको कि वो क्या कर रही है, भविष्य में जो फ्यूचर में उसको रिटर्न ऑफ नहीं कर पा रही है, उसको जो है एप्लीकेट नहीं कर पा रही है, या कंपनी अपने उद्देश्य को बढ़ाना चाह रही है। उद्देश्य क्या होता है? पाशा सीमा नियम में होते हैं, उसको में परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। तो इसके लिए भी कंपनी कभी क्या करती है कि अपने स्वयं को कंपनी को समाप्त करके एक नई कंपनी बनाती है। उस नई कंपनी के अपने अंशों को या अपने जो भी शेयर्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको सेल कर देती है। वो कंपनी, नई कंपनी जो होती है उन्हें खरीद लेती है, या रजिस्टर्ड कार्यालय को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लेके जाना चाह रही है। तो कई कारण हो जाते हैं आपके एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण पत्र के निर्गमन पर दी जाने वाली छूट की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स? कैपिटल लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ऋण पत्र होते हैं जब उनका इशू किया जाता है तो उस पर जो छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? पूंजीगत हानि, आयगत हानि, आयगत व्यय, लाभ। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में जो छूट दी जाती है ऋण पत्र के निर्गमन पर, तो वो हो जाता है कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि। जो बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है उसमें मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंतर्गत इसको दिखाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के ऋण पत्र डैश जारी किए जा सकते हैं। डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी कैन बी इशूड डैश फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कैश, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो कंपनी के ऋण पत्र होते हैं वो किस तरह से जारी किए जा सकते हैं? रोकड़ के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए, रोकड़ के लिए, सहायक प्रतिभूति के रूप में, या फिर ये सभी। तो आपने पढ़ा होगा अंशों के बारे में, शेयर्स के बारे में, कि वहाँ भी रोकड़ के अतिरिक्त आपके जो अंश थे वो निर्मित किए जा सकते थे, उसकी भी कई कंडीशंस दे रखी थी। यहाँ पर ऋण पत्रों को भी निर्मित किया जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीगत संचय में क्या स्थानांतरित किया जाता है? पार्ट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन से पूछ रहा है कि पूंजीगत संचय में क्या स्थानांतरित करते हैं? अचल संपत्तियों की बिक्री से लाभ, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम, अंशों के हरण पर लाभ, ये सभी। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं? पूंजीगत संचय में यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। जो भी हम फिक्स्ड एसेट को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा है उसे भी, जो भी आपका अंश है उनके पर जो प्रीमियम है, उनके निर्गमन पर जो प्रीमियम है उसको, और जो अंशों के हरण पर लाभ होता है उसे भी। तो इन तीनों ही चीज़ों को क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंश को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्मित किया जाता है तो उसे डैश कहा जाता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए हायर प्राइस देन इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड डैश, इशूड एट डिस्काउंट, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रॉफिट, इशूड एट लॉस। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो भी जो शेयर है उसका अंकित मूल्य है उस मूल्य से ज़्यादा पर जब उसको निर्मित करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? छूट पर जारी किया गया, प्रीमियम पर जारी किया गया, लाभ पर जारी किया गया, या फिर हानि पर जारी किया गया। तो वो हो जाता है प्रीमियम पर जारी किया गया, यानी कि 10 रुपये का कोई अंश है उसे 12 रुपये पर हम जो है निर्मित कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो क्या 2 रुपये क्या हो जाएगा? उसका प्रीमियम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति को डैश कहते हैं। पर्सन हु स्टार्ट्स द कंपनी इज डैश, प्रोमोटर्स, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, ऑडिटर। तो जो कंपनी का निर्माण कर रहा है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? प्रवर्तक, अंशधारी, निर्देशक, या फिर अंकेक्षक। तो आप लोग उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।